नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। मैं हूं सूरज केसरवानी और आज है 24 अक्टूबर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो विश्व समुदाय के लिए शांति और सहयोग तथा सुरक्षा को बनाए रखने में अहम योगदान देती है। तो आइए चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन के विषय पर। देखते हैं इसके स्थापना का इतिहास क्या रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। इसके पूर्व में 1920 में स्थापित लीग ऑफ नेशंस की विफलता के कारण ही यूएन की आवश्यकता महसूस की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा तथा सहयोग को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका में है। बात करें संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज नीले रंग का है, जिसमें एक विश्व मानचित्र पोलर दृश्य में प्रदर्शित है। इस मानचित्र के चारों ओर ओलिव ब्रांचेस अर्थात जैतून की शाखाएं हैं, जो शांति का प्रतीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में प्रदर्शित जैतून की शाखाएं किस चीज़ की प्रतीक हैं, तो उत्तर होगा ये शांति की प्रतीक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज राष्ट्र के लक्ष्यों विशेषकर विश्व शांति और सहयोग को दर्शाता है। ध्वज का डिजाइन 1946 में अपनाया गया था और यह संगठन की विविधता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों अर्थात इसकी संरचना के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य संरचना निम्नानुसार है। संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्न 6 अंग होते हैं। इसका प्रथम अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे संक्षिप्त में सामान्य सभा या जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। सभी सदस्य देशों का फोरम जहां वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा अगला है सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने वाला अंग, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। इन 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों के विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे संक्षिप्त में ICJ भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना इसका प्रमुख कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अंग है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय अर्थात सेक्रेटरीट। संगठन का प्रशासनिक अंग होता है जिसका नेतृत्व महासचिव करते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की अन्य विशेषीकृत एजेंसियां होती हैं, जिन्हें स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होते हैं, जो यूएनओ के बैनर तले ही कार्य करते हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के लिए संगठन अर्थात यूनेस्को। बात करें संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के बारे में, तो वो है शांति बनाए रखना, विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना यूएनओ के प्रमुख कार्यों में से एक है। इसके अलावा मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना और उन्हें बढ़ावा देना। इसी के तहत विश्व के तमाम देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया। यूएनओ के कार्यों में अगला है आर्थिक और सामाजिक विकास, विकासशील देशों के लिए सहायता और विकास परियोजनाओं का संचालन करना, अर्थात विकसित देश जहां तक संभव हो विकासशील देशों को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी साधन मुहैया कराएंगे, जिससे उनका अधिक से अधिक विकास संभव हो सके। इसके अलावा इसके अन्य कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के बीच सहयोग और संवाद स्थापित करना यूएनओ के प्रमुख कार्यों में शामिल है। आइए अब परिचर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों पर एक एक करके विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिन्हें संक्षिप्त में UNGA भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी संरचना, कार्य और अन्य पहलुओं पर चर्चा करते हैं। बात की जाए इसकी संरचना की, तो वह इस प्रकार है। सदस्यता, महासभा में सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक देश का एक वोट होता है, चाहे उस देश से एक से ज़्यादा लोग ही क्यों शामिल ना हो, परंतु उनका वोट सदैव एक ही काउंट होता है, जिसमें सभी देशों को समान आवाज़ मिलती है। सत्र का अर्थात महासभा का सत्र हर साल सितंबर में न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। एक सत्र 1 वर्ष तक चलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामान्य कार्यों में शामिल है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, अर्थात महासभा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे शांति और सुरक्षा
मानवाधिकार, विकास और पर्यावरण पर भी चर्चा करती है। संयुक्त प्रस्ताव पारित करना, महासभा विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प पारित कर सकती है जिनका सदस्य देशों पर नैतिक प्रभाव होता है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होता। वित्तीय निर्णय, अर्थात महासभा यूएन के बजट और वित्तीय मुद्दों पर निर्णय लेती है। विशेष एजेंसियों का समर्थन, महासभा विभिन्न विशेष एजेंसियों को सहायता और दिशा निर्देश भी प्रदान करती है जिनके अनुसार इनकी प्रत्येक बॉडी अलग अलग कार्य संपादित कर सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महत्वपूर्ण कार्यों को देखें तो वो है मानवाधिकारों की रक्षा। महासभा मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करती है और उन्हें बढ़ावा देती है। शांति स्थापना करना महासभा के प्रमुख कार्यों में से एक है। शांति स्थापना और विवादों के समाधान के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। वैश्विक चुनौतियों का समाधान, महासभा जलवायु परिवर्तन, महामारी और विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा करती है और उन्हें क्रियान्वित करने का हर संभव प्रयास करती है। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष विशेषताओं की तो वो इस प्रकार है। वोटिंग प्रक्रिया निर्णय लेने के लिए महासभा में आमतौर पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष सत्र, महासभा विशेष सत्र भी आयोजित कर सकती है जब किसी विशेष मुद्दे पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता होती है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा विशेष सत्र का आयोजन भी करती है। प्रमुख कार्यालय, अर्थात महासभा के प्रमुख कार्यालय की बात करें तो इसके अंतर्गत अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद होता है। महासभा का अध्यक्ष हर साल चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्य सत्र की अध्यक्षता करना और चर्चा को संचालित करना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की कई समितियां होती हैं जैसे कि राजनीतिक और विशेष समिति, आर्थिक और वित्तीय समिति, सामाजिक मानवाधिकार और मानवतावादी सहायता समिति आदि। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा के महत्व की तो वो इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अंतर्राष्ट्रीय संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है। यह विभिन्न देशों के बीच विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देती है। आइए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग के बारे में। संयुक्त राष्ट्र का अगला महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे संक्षिप्त में यूएनएससी भी कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। बात करें यूएनएससी के संरचना की तो वो इस प्रकार है। पहला, सदस्यता। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन आते हैं। इन सदस्यों को परमाणु शक्तियां संपन्न देश भी माना जाता है और इन्हें वीटो करने का अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात यदि किसी मुद्दे पर बहस हो रही है और इन 5 स्थायी सदस्यों में किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो वह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पारित नहीं हो सकता, चाहे 4 स्थायी देश और 10 अस्थायी मिलाकर 14 देश एक पक्ष में हों और एक ने वीटो किया हो। अर्थात यह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है, वीटो शक्ति। बात करें 10 अस्थायी सदस्यों की तो ये अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं और हर साल 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होता है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है समय समय पर। यदि बात करें यूएनएससी के कार्यों की तो वो निम्नानुसार है। शांति और सुरक्षा। सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। यह संघर्षों के लिए समाधान के लिए उपाय सुझाती है। संयुक्त राष्ट्र के अभियानों को अनुमोदन प्रदान करना। सुरक्षा परिषद शांति स्थापना अभियानों और सैन्य कार्रवाई को अनुमोदित करती है। संशोधन और संकल्प। यह परिषद संकल्प पारित कर सकती है जो सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। आर्थिक प्रतिबंध। सुरक्षा परिषद विभिन्न देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी अपने पास रखती है। यूएनएससी की महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो वो निम्नानुसार है। यूएनएससी के महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत वीटो अधिकार प्रमुख है। स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो अधिकार होता है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी भी स्थायी सदस्य ने किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया तो वह प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, चाहे अन्य सभी सदस्य उसका समर्थन ही क्यों न कर रहे हों। आपातकालीन बैठकें। सुरक्षा परिषद की बैठकें आवश्यकता अनुसार बुलाई जा सकती हैं, चाहे वह नियमित रूप से सत्र के दौरान हो या किसी आपात स्थिति में। आगे देखते हैं सुरक्षा परिषद की प्रक्रियाओं के विषय पर। समाचार सुनना। परिषद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को बुला सकती है। आधिकारिक निर्णय लेना। परिषद अपने निर्णय को सर्वसम्मति से या बहुमत से लेती है, लेकिन स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार को ध्यान रखना आवश्यक होता है।
अब देखते हैं यूएनएससी के प्रमुख मुद्दे और वर्तमान स्थिति के विषय पर। यूएनएससी सुरक्षा परिषद आतंकवाद, जनसंहार, मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय विवादों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। यदि बात करें इसके वर्तमान स्थिति की, तो सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली पर समय समय पर विवाद होते हैं, विशेष रूप से स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार को लेकर और सुधार की आवश्यकताओं पर चर्चा होती है। भारत इसमें तत्काल संशोधन की मांग को लेकर अपनी स्थिति मजबूत किए हुए है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के अगले महत्वपूर्ण अंग अर्थात संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जिसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के पास संगठन की प्रशासनिक और कार्यकारी जिम्मेदारियों को निभाना शामिल होता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की संरचना की, तो वो निम्नानुसार है। महासचिव अर्थात सेक्रेटरी जनरल सचिवालय का प्रमुख नेता होता है, जिसे महासचिव कहा जाता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होता है और इसे महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिवालय का स्टाफ, सचिवालय में हजारों कर्मचारी होते हैं जो विभिन्न विभागों और कार्यों में कार्यरत होते हैं। कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं, जैसे कि मानवाधिकार, विकास, पर्यावरण और शांति स्थापना इत्यादि। बात करें सेक्रेटेरिएट के प्राथमिक कार्यों की, तो वो निम्नानुसार है। प्रशासनिक कार्य, सचिवालय सभी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रशासनिक प्रबंधन करता है, जिसमें बजट, जनसांख्यिकी और मानव संसाधन प्रबंधन शामिल होते हैं। सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करें तो सचिवालय विकास और सामाजिक मुद्दों पर जानकारी प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करता है। शांति स्थापना भी सेक्रेटेरिएट के प्रमुख कार्यों में शामिल है। महासचिव संकट क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए सुझाव और नीतियों का प्रस्ताव देते हैं। संवाद और सहयोग, सचिवालय अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओज और सदस्य देशों के साथ सहयोग और संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के महत्वपूर्ण कार्यों को देखें तो रिपोर्ट तैयार करना। महासचिव विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करते हैं जो महासभा और सुरक्षा परिषद के सामने पेश की जाती है। संकट प्रबंधन, महासचिव प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और मानवीय संकटों में मदद करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया और सहायता प्रदान करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, सचिवालय जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर कार्रवाई के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम विकसित करता है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के प्रमुख विभाग निम्नानुसार हैं। राजनीतिक विभाग, जिसके अंतर्गत वैश्विक राजनीति और सुरक्षा मुद्दों पर नीतिगत सलाह और विश्लेषण प्रदान करना इसका कार्य है। आर्थिक और सामाजिक विभाग, विकास के मुद्दों पर अनुसंधान और सलाह देना इसका कार्य है। मानवाधिकार कार्यालय, मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग और सुधार के लिए नीतियाँ विकसित करना इसका प्रमुख कार्य है। अब देखते हैं महासचिव के कार्यों को और सेक्रेटेरिएट की वर्तमान स्थिति। महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। महासचिव को संयुक्त राष्ट्र के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक और कार्यकारी निर्णय लेने होते हैं। बात की जाए इसके वर्तमान स्थिति की, तो सचिवालय का काम महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार उल्लंघन और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से निपटने में योगदान करता है। जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान यूनाइटेड नेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के अगले अंग अर्थात संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद के विषय पर, जिसे संक्षिप्त में यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है। इसे संक्षिप्त में इकोसॉक लिखा जाता है, जिसका अर्थ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक महत्वपूर्ण अंग है जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। बात की जाए इसकी संरचना की, तो वो निम्नानुसार है। सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं, जिन्हें महासभा द्वारा चुना जाता है। सदस्यता का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और हर साल 1/3 सदस्य पुनः चुने जाते हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अंतर्गत सदस्य देशों का चुनाव क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बात करें यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कार्यों की, तो वो निम्नानुसार है। इसके सामान्य कार्यों में शामिल है आर्थिक विकास का मुख्य कार्य आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। यह सदस्य देशों के विकास कार्यक्रमों को समन्वयित करता है। सामाजिक मुद्दे, यह परिषद मानवाधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए जिम्मेदार है। नवीनतम
अनुसंधान, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर रिपोर्ट और डेटा प्रदान करता है, जिससे नीति निर्माण में मदद मिलती है। बात करें इसके महत्वपूर्ण कार्यों में, तो इसमें है वैश्विक लक्ष्यों का समर्थन, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में सहायक होता है और सदस्य देशों को सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। फोरम के रूप में कार्य, यह परिषद विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करती है, जहां सदस्य देश और अन्य हितधारक विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। विशेषीकृत एजेंसियों के साथ समन्वय, विभिन्न विशेषीकृत एजेंसियों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व बैंक के साथ मिलकर यह संगठन काम करता है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद की प्रमुख उपसमितियों की बात करें तो इसके अंतर्गत सामाजिक विकास समिति आती है, आर्थिक विकास समिति शामिल है और पर्यावरणीय विकास समिति शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद की कार्यप्रणाली निम्नानुसार है। सामाजिक आर्थिक परिषद का वार्षिक सत्र न्यूयॉर्क में होता है, जहां सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करते हैं। विशेष सत्र की बात करें तो आवश्यकता अनुसार विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या वैश्विक स्वास्थ्य संकट पर चर्चा के लिए। बात करें इसके वर्तमान स्थिति की, तो सामाजिक आर्थिक परिषद वैश्विक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभावों को देखते हुए हम इसके महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र के अगले अंग की, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे संक्षिप्त में ICJ अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें ICJ के, तो इसकी स्थापना ICJ स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई और इसका कार्य 1946 में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसके अलावा UNO के अन्य 5 अंग का कार्यालय अमेरिका में ही स्थित है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना की, तो वो निम्नानुसार है। न्यायाधीशों की संख्या, ICJ में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जो विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करें न्यायाधीशों के कार्यकाल की, तो उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और वे पुनः चुनाव में भाग ले सकते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को देखें तो न्यायाधीशों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। बात करें न्यायाधीशों के कार्यों की, तो इसमें विवादों का निपटारा, ICJ के पास देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने का अधिकार होता है। यह केवल देशों के विवादों को सुलझाता है, न कि व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के मामलों को। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या, न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करता है और इसके सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। यहाँ किस प्रकार के मामले आते हैं, इसके विषय पर देखते हैं। संभावित विवाद, ICJ ऐसे मामलों को सुनता है जिनमें 2 या अधिक राज्य आपस में विवादित होते हैं, जैसे सीमा विवाद, मानवाधिकार उल्लंघन या संधियों की व्याख्या इत्यादि। सलाहकार राय, ICJ संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशेषीकृत एजेंसियों के लिए सलाहकार राय भी दे सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुद्दों पर होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कार्यप्रणाली के अंतर्गत सुनवाई प्रक्रिया आती है, जिसमें न्यायालय की सुनवाई आमतौर पर सार्वजनिक होती है और इनमें उपस्थित होने वाले देश अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। निर्णय प्रक्रिया, ICJ के निर्णयों का आधार अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है। निर्णय बहुमत से लिया जाता है और सभी सदस्य देशों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन इसे नैतिक रूप से मानना आवश्यक हो जाता है। बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के महत्वपूर्ण कार्यों की, तो उसके अंतर्गत शांति स्थापना प्रमुख है। ICJ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाकर शांति को बढ़ावा देना है। कानूनी मार्गदर्शन के रूप में इसकी भूमिका, ICJ द्वारा दी गई राय और निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वर्तमान में ICJ की भूमिका वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के मुद्दों पर चर्चा होती है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के अगले अंग अर्थात संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद की, जिसका कार्य वर्तमान में बहुत ही नगण्य नज़र आता है। बात करें इसके स्थापना को लेकर, तो वो निम्नानुसार है। बात करें न्यास परिषद की, तो न्यास परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी, जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया गया था। न्यास परिषद का उद्देश्य उन क्षेत्रों की देखरेख करना था जो उपनिवेशीकरण के बाद स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे।
न्यास परिषद की संरचना को देखा जाए तो इसमें परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन और अन्य सदस्य देश जो परिषद के कार्यों में शामिल होते हैं। परिषद की सदस्यता समय के साथ बदलती रही है। राष्ट्रों का चयन, परिषद में शामिल सदस्य देशों का चयन उनके राजनीतिक और आर्थिक हितों के आधार पर किया जाता है। न्यास परिषद के कार्यों के अंतर्गत निगरानी। न्यास परिषद उन क्षेत्रों की निगरानी करती है जो न्यास व्यवस्था के तहत है। यह उन क्षेत्रों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख भी करती है। निर्णय लेना। परिषद उन क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने और उनके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी निर्णय ले सकती है। स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन। न्यास परिषद ने उन देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जो उपनिवेशी शासन के अधीन थे। भारत भी इसका प्रमुख उदाहरण रहा है। बात करें न्यास परिषद के महत्वपूर्ण कार्य और वर्तमान स्थिति की तो वो इस प्रकार है। स्वतंत्रता की प्रक्रिया में परिषद ने कई क्षेत्रों को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि प्रशांत द्वीप समूह और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता। अर्थव्यवस्था और विकास। परिषद ने विकासशील देशों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं भी बनाई हैं। न्यास परिषद के वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें तो 1994 में पनामा के न्यास क्षेत्र की स्वतंत्रता के बाद न्यास परिषद की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, आज के समय में कोई नया न्यास क्षेत्र नहीं है और न्यास परिषद का मुख्य कार्य समाप्त हो गया है। अवकाश। परिषद अब औपचारिक रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन इसका इतिहास और कार्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो अब तक इस स्लाइड में नहीं बताए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 भाषाएं हैं जो निम्नानुसार: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के कार्य अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। इसके अलावा अन्य 5 अंग अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो ड्राफ्ट अर्थात संविधि है उसमें 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है जो विश्व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पर दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा और सुना है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना ना भूलें। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? टेल यू सून। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।